निकल बाहर, कहीं की औलाद, जा अपने यार के पास, वापस ना आना यहाँ। कहते हुए रतन ने रोशनी को दरवाजे से बाहर धकेला और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। माथे से बहते खून को साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई रोशनी दहलीज पर बैठ गई। उसका आंचल दूध से भीग रहा था, पर उसकी दूध मुही बेटी उसकी गोद में न थी। पता नहीं कहाँ बेचाया था उसे रतन। आज इसी बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ था दोनों में। नशे की लत थी उसे, पैसा पास में न होने पर वो कुछ भी कर सकता था, किसी की जान भी ले सकता था। रतन की गालियों की तो वह आदी हो चुकी थी, पर उसे यह कतई उम्मीद नहीं थी कि रतन इतनी नीचता पर उतर आएगा कि अपनी ही बेटी को कहीं बेच आएगा। जरा भी मोह नहीं आया उसे अपनी एक माह की बच्ची पर। कहाँ होगी, किस हाल में होगी, यह सोच सोचकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। माथे की चोट से उसका सिर चकरा रहा था। इस हाल में वो कहाँ जाए, किससे पूछे कि उसकी बेटी कहाँ है। रतन तो दारू चढ़ाकर सो गया होगा। खाना तो वह बना ही नहीं पाई थी, 2 दिन से बुखार में जो तप रही थी। उसे वो दिन याद आए जब बचपन में वह बीमार पड़ती थी। माँ सारी रात जागकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती थी। बाबा गांव के वैद्य जी से दवा लाकर अपने हाथों से पिलाते। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, पर गरीबी के बावजूद बड़े लाड प्यार से पाला था माँ बाबा ने। यह तो उसी की गलती थी कि 16 साल की उम्र में वह अनिल से प्रेम कर बैठी और उसके बहकावे में आकर मुंबई भाग आई। पर पहले ही दिन जिस लॉज में वो लोग रात को रुके, पुलिस की रेड पड़ गई और अन्य लोगों के साथ वे दोनों भी पकड़े गए। वैश्या शब्द का अर्थ भी न जानते हुए उस पर वैश्या होने का ठप्पा लग गया। वह लॉज बदनाम जो था ऐसे कामों की वजह से। अनिल बालिग था पर वह नहीं, इसलिए उसे सीधे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। उसके बाद अनिल कहाँ गया उसे आज तक नहीं पता। पुलिस जब उसका पता पूछते हुए उसके गांव पहुंची, तो पता चला उसके घर से भागने की खबर से ही उसके बाबा को दिल का दौरा पड़ गया था। बाबा के मरते ही माँ 2 सदमे एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकी और जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने उसे बेसहारा समझकर 2 साल बाल सुधार गृह में ही रखा। बालिग होने पर लाला रामनाथ की कृपा से उसे उन जोड़ों में शामिल कर लिया गया जो अनाथ थे, और उसकी शादी रतन से हो गई। लालाजी की ट्रस्ट की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे, जिससे वे अपना नया घर बसा सके। विवाह के बाद कुछ दिन तो बड़े अच्छे बीते। रतन के हाथ में अचानक 10 हजार रुपये आ जाने से वह बड़ा खुश था। अपने किराए की खोली में उसने रोशनी को बहुत खुश रखा। उसकी एक आदत थी जो रोशनी को नापसंद थी, और वो थी शराब पीने की। जिस दिन वो शराब पीकर आता, वो बाहर जाकर बैठ जाती। लाख मनाने और चिरोरी करने पर भी अंदर नहीं आती। 2-4 दिन बिना पिए बिताने के बाद फिर उसे पीने की हुड़क सवार होती, और फिर से वही हाल हो जाता। इसलिए रोशनी को घर की दहलीज पर बैठने की आदत सी हो गई थी। जब भी वह घर की दहलीज पर बैठती, रतन के कुछ आवारा दोस्त घर में आकर आ जाते और फिर दोबारा दारू का दौर चलता। दरवाजा अंदर से बंद रहता। कई घंटे बीत जाते बाहर बैठे बैठे। जब रतन के दोस्त घर से निकल जाते, तो वह अंदर जाती और गालियों के साथ मार भी खाती। नन्ही के पैदा होने के बाद उसने दहलीज पर बैठना बंद कर दिया था। अब नन्ही ही न थी तो किस लिए अंदर जाती। रतन के पास रुपए खत्म हो गए थे। उसे शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे, तो वह नन्ही को ही बेच आया। तभी एक मरियल से बच्चे को लिए एक भिखारिन वहां आ पहुंची। कुछ मांगने लगी। रोशनी के पास उसके आंचल के दूध के सिवाय और क्या था देने के लिए। पर उसे याद आया, कल अपने साड़ी के पल्लू में कुछ रुपए बांध लिए थे उसने। पल्लू की गांठ खोलकर 1 रुपया उसे देकर गांठ बांध ली। भिखारिन ने पास की दुकान से चने खरीदे और वहीं बैठकर खाने लगी। जाते समय चने की पुड़िया वहीं फेंक दी। रोशनी की नज़र उस पर पड़ी। कल के अखबार का कोना था। एक इश्तिहार पर नज़र पड़ी। किसी सेठ के यहाँ आया की नौकरी की जगह खाली थी। फौरन रोशनी के मन में एक विचार कौंध गया, क्यों न वह इस नौकरी पाने की कोशिश करे। कम से कम एक ठिकाना तो मिलेगा, रोज रोज रतन की मार और गालियों से छुटकारा तो मिलेगा। रोशनी ने वह कागज उठाया और चल दी बस स्टॉप की ओर।
लिखे पते पर लोगों से पूछने पर सही बस मिल गई। किस्मत से सेठ की हवेली के पास ही बस रुकी। धड़कते दिल से वह अंदर जाने लगी तो दरबान ने रोका। उसने वह इश्तिहार दिखाया। दरबान ने इंटरकॉम पर अंदर सूचना दी और उसे गेस्ट हाउस का रास्ता दिखा दिया। मन में उठते विचारों के जवार को थामती हुई वह समझती हुई रिसेप्शन के पास सोफे पर बैठ गई। तभी वहाँ के मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया। कुछ सवाल किए जिसमें उसे अपने बारे में जानकारी देनी थी। उसने केवल इतना बताया कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, आगे पीछे कोई नहीं है। सच्चाई छिपा गई वह जिसकी परतों में न जाने कितने घाव बिखर कर खुल जाते। हवेली में शायद ऐसी ही स्त्री की जरूरत थी जिसका कोई न हो, इसलिए उसे फौरन काम पर रख लिया गया। सौभाग्यवश उसे सेठ जी के बच्चे के ही काम पर रखा था। सेठानी के प्रसव को 1 माह हो चुका था, पर अभी भी वह स्वयं बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती थी। एक नर्स भी थी जो समय समय पर दोनों को दवा और खाना वगैरह देती, पर बच्चे के पोतड़े धोने, मालिश करने व नहलाने धुलाने के लिए आया की जरूरत थी। वैसे भी सेठानियाँ खुद थोड़े ही ये सब काम करती हैं। यह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि जहाँ एक तरफ वो अपनी बच्ची को खो आई थी, वहीं अब उसे सेठ के बच्चे का काम मिला था। पर अपनी ममता किस पर लुटाती? बच्चे को देखकर ही सब्र कर लेती। जब भी वह उसे गोद में लेती, उसकी छातियों में दूध उतर आता, जिसे वह चुपके से बाथरूम में जाकर निचोड़ आती। इसके सिवाय और कोई चारा न था। कई बार मन होता बच्चे को नहलाते समय उसे दूध पिलाकर अपनी छातियों का बोझ हल्का कर ले, पर डर के मारे वह ऐसा न कर पाती। किसी को पता चल गया तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जब दुख की घड़ी आती है तो समय काटे नहीं कटता, पर यहाँ तो समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा था। उसे हवेली में आए 18 साल गुजर गए। सेठ जी का बेटा रोहन 18 वर्ष हुआ तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गेस्ट हाउस में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। शहर के नामी गिरामी लोगों को बुलाया गया था, जिनमें रोहन के दोस्त भी शामिल थे। उड़ती खबर से उसे यह भी पता चला कि बनारस से कुछ तवायफों को भी बुलाया गया था, जिनमें एक कमसीन लड़की गुलाबों का नाच होगा और उसकी नथ उतारी जाएगी। उसे नहीं पता था नथ उतारने का क्या अर्थ होता है। जब उसे वास्तविकता पता चली कि रोहन के दोस्तों के साथ उसे शहर के बाहर फार्म हाउस में रहने के लिए भी भेजा जाएगा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी कम उम्र में? फिर उसे याद आया, वह भी तो 16 वर्ष की उम्र में अपने प्रेमी के साथ भाग आई थी। काश उस समय उसने अनिल के बहकावे में ऐसा किया होता तो आज। सोचते सोचते उसे अपनी नन्ही की याद सताने लगी। कहाँ होगी वह? किस हाल में होगी? एक बार तो मन हुआ रतन से जाकर पूछे, क्या पता वह अब भी जानता हो कि उसकी बेटी कहाँ है। शायद वह उसका पता बता दे। तभी गेस्ट हाउस के गेट पर एक टैक्सी आकर रुकी। आजकल उसे गेस्ट हाउस में उसे साफ सफाई का काम सौंपा गया था। इसके साथ उन तवायफों की ज़रूरत का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी उसी की थी, जिन्हें गेस्ट हाउस के ही बाहर एक बड़े कमरे में ठहराया जाना था। जैसे ही टैक्सी रुकी, उसने आगे बढ़कर टैक्सी का दरवाज़ा खोला। अरे दैया रे दैया, कैसा लंबा सफ़र था, थकान हो गई। गुलाबो जरा पानी तो देना, एक अधेड़ महिला को कहते हुए सुना। उसका ध्यान गुलाबो की तरफ गया और कुछ अनहोनी की आशंका से उसका सिर चकराने लगा। गुलाबो हूबहू वैसी लग रही थी जैसी वह खुद 16 बरस की उम्र में गांव से भागकर आई थी। तो क्या गुलाबो उसी की बेटी है? एक और उसका सुंदरता से भरा यौवन रंग रूप, और दूसरी ओर वह भी तो बिना अर्थ जाने ही वेश्याओं की पंक्ति में खड़ी कर दी गई थी। जब होटल में रेड पड़ी थी और आज यह गुलाबो, इसकी नथ उतारी जाएगी। यह कोम्पल तो अभी फूटी ही है, कली खिलने को है कि उसका मर्दन कर दिया जाएगा। सिर्फ अय्याशी के लिए? नहीं नहीं, ऐसा न होने देगी वह, चाहे गुलाबो उसकी बेटी हो या न हो। अरे किन ख्यालों में डूबी हो मेम साहब, इधर आकर सामान उठाओ। मेम साहब शब्द का संबोधन सुनकर उसके विचारों को झटका लगा। उसने इधर उधर देखा। इधर उधर क्या देखती हो मैडम, मैं तुम्ही से कह रही हूँ।
औकात तो देखो इसकी, है नौकरों की और चोचले नवाबों के। उस अधेड़ महिला ने उससे कहा। रोशनी ने लपक कर बैग उस महिला के हाथ से लिया और उन सबको अंदर ले गई। तन से तो रोशनी उन तीनों की सेवा में लगी रही, पर मन उसका कहीं और भटक रहा था। जश्न के आयोजन में 2 दिन बाकी थे। वह इस ऊहापोह में फंसी हुई थी, कैसे वह गुलाबों को उसकी बर्बादी से बचाए। उसका मन हुआ कि पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच सच बता दे, फिर चाहे उसकी नौकरी ही क्यों न चली जाए। सोचते सोचते शाम हो गई और वह सेठानी से 2 घंटे की छुट्टी लेकर सीधे पुलिस स्टेशन गई और वहां बैठे अधिकारियों को सब कुछ बता दिया। पुलिस अधिकारियों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, पर जैसे ही सेठ जी का नाम आया तो सकपका गए। फिर यह कहकर उसने उसे वहां से चले जाने को कहा कि वह नौकरानी है तो अपनी औकात में रहे। बड़े लोगों के व्यक्तिगत मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। पर गुलाबो मेरी बेटी है साहब। तुम्हारी बेटी? फिर तो हम तुम्हें ही अंदर कर देंगे। मुझे अंदर कर दीजिए साहब, पर मेरी बेटी को वेश्या बनने से बचा लीजिए। अच्छा यह बता कि तुझे कैसे मालूम कि वो तेरी बेटी है? वो तवाइफें तो बनारस से आई हैं, तू क्या बनारस की है? एक कांस्टेबल ने कड़क आवाज में पूछा। नहीं साहब, पर मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरी ही बेटी है। उसके गर्दन पर लहसुनिया जो है, जो जन्म से ही था। क्या डीएनए के जमाने में लहसुन प्याज की भी बात करती है? नहीं साहब, वो निशान तो जन्म से ही था उसे। यही तो सबूत है कि वह मेरी बेटी है। मैंने बड़े प्यार से उसका नाम नन्ही रखा था। मेरी नन्ही अब बड़ी हो गई है। उसे उन तवाइफों के पंजे से छुड़ा लीजिए हुजूर। क्या बेटी बेटी लगा रखा है? बस हो गया, बहुत। अब जा अपना काम कर। कांस्टेबल गुर्राया। पुलिस स्टेशन पर सुनवाई न होते देख रोशनी टैक्सी लेकर सीधे राजावाड़ी चौल पहुंची, जहां वह रतन के साथ रहती थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए आज वह कुछ भी करने को उतारू थी। इसलिए सेठ जी के यहाँ से चलने से पहले उसने रोहन के खिलौनों वाली अलमारी से एक खिलौना पिस्तौल भी लेकर अपने थैले में डाल ली थी, रतन को डराने के लिए। जैसे ही रोशनी ने खोली के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजे की साकल खुल गई और दरवाजा अपने आप झटके से खुल गया। शाम का समय था। उसने रतन को किसी के आलिंगन में देखा। दरवाजा खुलने की आवाज से दोनों आकृतियां छिटक कर अलग हो गई। पर ये क्या? दूसरा व्यक्ति तो पुरुष था। तो क्या रतन ने पैसों की खातिर पुरुषों से भी संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं? मुझे वैश्या कहता था और खुद क्या बन गया है? वह ऐसे सोच रही थी कि वह व्यक्ति 500-500 के 2 नोट फेंक कर वहां से भागा। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि रतन उसे वहां देखकर हक्का बक्का रह गया। रोशनी अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इससे पहले कि रतन संभल पाता, उसने पिस्तौल उसकी गर्दन पर लगा दी और चीखते हुए बोली, बता कमीने, मेरी नन्ही कहाँ है? किसे बेचकर आया था तू? उसे आज से 18 साल पहले। रतन की डर के मारे गिग्गी बंद गई। रोशनी का चंडी रूप देखकर उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ा। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए। रोशनी के हाथ में पिस्तौल देखकर किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस भी वहां पहुंच गई। सबके सामने रतन को कबूल करना ही पड़ा कि उसने नन्ही को अपने एक दोस्त के हाथ 5,000 रुपए में बेच दिया था, जो तवाइफों का दलाल था, और उस बच्ची को वह बनारस के किसी कोठे में बेच आया था। अब तो रोशनी को पूरा विश्वास हो गया कि गुलाबो उसी की नन्ही है। रतन को थाने ले जाया गया और पूरी छानबीन के बाद दूसरे दिन पुलिस सेठ जी के यहाँ पहुंची। वहां से गुलाबो को छुड़ाया गया और पूरी औपचारिकताएं निभाने के बाद उसे रोशनी को सौंप दिया गया। पिछले 18 वर्षों में रोशनी ने अपनी पूरी तनख्वाह जमा कर ली थी। अब उसे केवल अपने पल्लू में बंधे पैसों पर निर्भर नहीं रहना था। खोई हुई बेटी को दोबारा पाकर उसे दुनिया की सारी नियामतें मिल गई थी। अपनी बेटी को लेकर वह चल पड़ी, एक नया नीड बसाने, नई मंजिल की ओर। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।